सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद राज्य में कानून का राज है तथा लगातार विकास का कार्य हो रहा है। राज्य सरकार ने हमेशा सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है, जिसका अर्थ है सभी क्षेत्रों का विकास एवं सभी वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। इसको बंद करवा दीजिए, मैं जोर से बोल लूंगा। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। वर्गों का उत्थान। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पेयजल आदि क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। अब किसी तरह के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा राज्य में प्रेम, भाईचारे और शांति का माहौल है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने से पहले बिहार पुलिस में मात्र 42,481 पुलिसकर्मी कार्यरत थे। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई। अब राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,26,000 हो गई है। महिला पुलिस बल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है तथा आज बिहार में पुलिस बल में मुझे अपना संवैधानिक दायित्व पूरा करने दीजिए। अगर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर शोर ना मचाया जाए तो मैं जोर से बोल के आप तक आवाज पहुंचा दूंगा। महिला पुलिस बल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है तथा आज बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2023 में पुलिस बल की संख्या को बढ़ाकर 2,29,000 तय किया गया, जिस पर तेजी से नियुक्ति की जा रही है। विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नए थानों की स्थापना की गई है। पहले राज्य में कुल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1380 हो गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए
डायल 112 की इमरजेंसी सेवा प्रारंभ की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आग लगने की घटना, वाहन दुर्घटना की स्थिति में या महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति में बिहार के किसी भी कोने में कोई भी पीड़ित व्यक्ति सहायता के लिए 112 नंबर पर निःशुल्क कॉल कर सकता है। पहले ये व्यवस्था जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में लागू थी तथा अब इसका विस्तार पूरे राज्य में कर दिया गया है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गई है, जिसमें राज्य की मिलीजुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। पहले 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है तथा बाद में 1273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया है। इनमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण हो गई है तथा शेष की घेराबंदी शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। इसी तरह से वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी भी की गई है, जिससे चोरी आदि की घटनाएं अब नहीं होती हैं। अब समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण है। राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं। विद्यालयों में एक ओर जहां पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई हैं, वहीं दूसरी ओर नए विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं चहारदीवारी आदि बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है। वर्ष 2023 से बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों की बहाली की जा रही है। पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। शुरुआत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। राज्य में बहुत पहले से ही केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं एवं शेष सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड तथा अन्य 5 पुरानी मेडिकल कॉलेजों को 2,500 बेड के अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। IGIMS
को 3000 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब हर जिले में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की जा रही है। राज्य में अनेक संस्थानों की स्थापना की गई है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शामिल हैं। यहाँ के छात्रों को अब बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अन्य राज्यों से छात्र यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब राज्य में बड़े पैमाने पर नई सड़कों, पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, एलिवेटेड रोड एवं बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से राजधानी पटना पहुंचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी। अब राज्य में 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जाएगा। इससे राज्य के सुदूर क्षेत्रों से राजधानी पटना पहुंचने में और कम समय लगेगा। साथ ही प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। इन संस्थाओं के अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया, जिसे जीविका नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है, जिनकी संख्या 41,000 से भी अधिक हो गई है तथा इनमें 4,34,000 से भी अधिक जीविका दीदियां हैं। ये काम तेजी से जारी है। वर्तमान में महिलाओं के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना चल रही है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपये की दर से राशि दी जा रही है। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को ये राशि दी जा चुकी है। शीघ्र ही शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। सरकार ने शुरू से ही सभी वर्गों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। वंचित वर्गों के लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दी जा रही है तथा बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तथा वर्ष 2018 से ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा कमजोर वर्गों के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लागू की गई है। नवंबर 2023 से इसका विस्तार करते हुए प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना भी लागू की गई है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काफी काम किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय एवं छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं संचालित हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए वर्ष 2006-7 से ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2018 से सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय के मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। पटना में अंजुमन इस्लामिया भवन का भव्य एवं आकर्षक रूप से पुनर्निर्माण कराया गया है। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1,14,00,000 से अधिक लोगों को फायदा पहुंच रहा है। वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। राज्य में धान, गेहूं एवं मक्का की उत्पादकता पहले के मुकाबले लगभग दुगनी हो गई है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। मछली का उत्पादन 2.5 गुने से भी अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास हेतु लगभग 1,62,268 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए राज्य के 21 बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं विकास के लिए कुल 1,289 करोड़ रुपए की लागत से योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा अवसर बढ़े आगे बढ़ें का काम किया गया है। वर्ष 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है।
सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, सभी पर काफी काम हुआ है और जो भी काम बचे हैं वे शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। शुरू से ही सरकार का प्रयास रहा है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया था। अब तक लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। अब अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर अब तेजी से काम किया जाएगा। विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों के लिए कुल 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इन सभी योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है तथा इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो हमारे लिए गौरव की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कई बार बिहार आगमन हुआ है तथा उन्होंने बिहार में कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है, जिन पर अब तेजी से काम हो रहा है। इन सब कामों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गई सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब राज्य में हर क्षेत्र के विकास एवं हर तबके के उत्थान के लिए नए कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। 24 नवंबर 2005 को नई सरकार बनने के बाद 20 वर्षों में काफी काम हुआ है।
अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा तथा अगले 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार आगे बढ़ेगा और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुझे भरोसा है कि सभी माननीय सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सदन नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता विरोधी दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यगण,
बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को अष्टादश बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र के लिए अध्यादेश से मनोनीत करता हूं। श्री राम नारायण मंडल सबीस, श्री रत्नेश सदा सबीस, श्री भाई वरिंदर सबीस, मोहम्मद कमल होदा सबीस, श्रीमती ज्योति देवी सबीस। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन में अष्टादश बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री सदस्य श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य सदस्य श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ऊर्जा सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल सदस्य श्री राजू तिवारी जी सविषय सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री श्रवण कुमार जी सबीस, श्री विनोद नारायण झा जी सबीस, श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी सबीस, श्री अख्तरुल इमाम जी सबीस, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी सबीस, श्रीमती स्नेहता जी सबीस, श्री अरुण सिंह जी सबीस, श्री अजय कुमार जी सबीस, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी सबीस, श्री सतीश प्रसाद कुमार सिंह यादव सबीस। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग महोदय, मैं भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 के क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रतिस्थापित बिहार आकस्मिका निधि संशोधन अध्यादेश 2025 की एक प्रति मेज पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 की एक प्रति मेज पर रखता हूं। सभा सचिव महोदय, सप्तदश बिहार विधानसभा के पंचदश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 11 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 5/8/2025। क्रमांक 2, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 6/8/2025। क्रमांक 3, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 6/8/2025। क्रमांक 4, बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 6/8/2025। क्रमांक 5, बिहार भूमिगत पाइपलाइन भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अर्जन संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 6/8/2025। क्रमांक 6, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 7/8/2025। क्रमांक 7, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार निबंधन सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 7/8/2025। क्रमांक 8, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान रोजगार विनियम और सेवा शर्त विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 7/8/2025। क्रमांक 9, बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025, अनुमति की तिथि 9/8/2025। क्रमांक 10, बिहार पशु प्रजनन विनियमन
विधेयक 2025 अनुमति की तिथि 9/8/2025। क्रमांक 11 जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2025 अनुमति की तिथि 14/8/2025। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 25-26 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूं। बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति प्रभारी मंत्री गृह विभाग। बिहार अग्निशमन अधिनियम 2014 की धारा 64 के तहत बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति 14 दिनों तक सभा पटल पर रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 2006 की धारा 8(3) के तहत बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 2006 की धारा 8(3) के तहत बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन नियमावली 2025 की हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रति 14 दिनों तक सदन पटल पर रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधानसभा के 10-10 सदस्यों, जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं 3 अन्य पिछड़े वर्ग के हों। कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 7-7 सदस्यों, बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के लिए 2 सदस्यों, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद के लिए 3 सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए 5 सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए 2-2 सदस्यों तथा निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए 2 सदस्यों का जो निर्वाचन होना है, उन नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे। प्रश्न यह है कि बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सीनेट की सदस्यता के लिए बिहार विधानसभा के 10-10 सदस्यों, जिनमें एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति एवं 3 पिछड़े वर्ग के हों। कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 7 सदस्यों, बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के 2 सदस्य, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद के लिए 3 सदस्यों, बिहार भूमि आयोग के लिए 5 सदस्यों, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड एवं बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिए 2-2 सदस्यों तथा निःशक्त व्यक्ति
समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत राज्य स्तरीय समन्वयक समिति के लिए 2 सदस्यों का जो निर्वाचन होना है उसके नियमों को शिथिल करते हुए यह सदन अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उन सदस्यों को मनोनीत करने के लिए प्राधिकृत करे। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वो वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, हाँ पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री उद्योग विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं द बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्निकल रेगुलेशंस 2007, द IDA फाइनेंशियल सर्विस एंड टेक्निकल रेगुलेशंस 2007, बिहार उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2015, जिला उद्योग केंद्र आशु लिपिक संवर्ग नियमावली 2007, बिहार उद्योग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2007, बिहार उद्योग सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2013, बिहार रेशम तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली 2015, बिहार उद्योग हस्तकरघा एवं रेशम क्षेत्रीय लिपिक भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2015, बिहार हस्तकरघा तकनीकी अधीनस्थ संवर्ग नियमावली 2015 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री चंद्र सिंह का निधन दिनांक 27 जुलाई 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह गया जिला के इमामगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 एवं 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय शिबू सोरेन, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री शिबू सोरेन का निधन दिनांक 4 अगस्त 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी। स्वर्गीय सोरेन संयुक्त बिहार के जामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8 बार लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे एवं 3 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री एवं झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। वे लोगों के बीच दिशोम गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय सतपाल मलिक, बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सतपाल मलिक का निधन दिनांक 5 अगस्त 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी। स्वर्गीय मलिक 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल पद पर रहे थे। वे लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। वे मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन शक्ति करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय हरिनंदन यादव, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री हरिनंदन यादव का निधन दिनांक 6 दिसंबर 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 मार्च 2005 एवं नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे कर्मठ मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय राणा गंगेश्वर सिंह,
बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री राणा गंगेश्वर सिंह का निधन दिनांक 26 अक्टूबर 2025 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह समस्तीपुर जिला के मोहिदुल नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2005-10 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और वे 2014 में बिहार विधान परिषद सदस्य भी मनोनीत हुए थे। वे लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम लोग 1 मिनट मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। कृपया बैठ जाए। मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा। अब सभा की बैठक बृहस्पतिवार दिनांक 4 दिसंबर 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।